नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो क्रिसमस है सर, तो बहुत बहुत बधाई हमारे सभी ईसाई भाई बहनों बच्चों को। और के साथ हमारे हर्ष जी की भी हम जन्मदिन है, बधाई उसके लिए, ये भी हर्ष का विषय है। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन होता है, वहाँ एक तो बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सभी लोग देश को दिशा देने वाले लोग सारे इनकी जन्म कुंडली को भी देखना पड़ेगा। अटल जी वाली ही जन्म कुंडली तो नहीं है। आज देखिए सब दिशा देने वाले लोग, कहानियां बहुत सारी हमारे साथ पास हैं। आपको शुरुआत में मैं जरा सा बता देता हूं। और मैं आपको पहले ही बताऊं, मैं आपके सामने एक तारीफ के साथ शरारत कैसे की जाती है ना, ऐसी एक खबर आपको बताऊंगा। मजा आएगा आपको खबर देख करके, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आज प्रधानमंत्री की दो तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूं। पहले तो क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सुबह नई दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में एक प्रार्थना सभा में वहां वो शामिल हुए। प्रभु यीशु की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़े उन्होंने प्रार्थना की। दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों से आए ईसाई समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या वहां पर थी। प्रार्थना सेवा में कैरल्स, भजन गाए गए, विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस दौरान दिल्ली के बिशप ने प्रधानमंत्री के लिए भी एक विशेष प्रार्थना की। पहली तस्वीर तो ये कि प्रधानमंत्री क्रिसमस के मौके पर चर्च में गए आज। अब आइए दूसरा आज का दिन जो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आज जन्मदिन होता है। 101वीं जयंती है उनकी आज। और आज देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। राजधानी दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा की गई, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने अटल जी को याद किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी की 101वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ भी जाएंगे अब से थोड़ी देर के बाद, और वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल को देश को समर्पित करेंगे। इस प्रेरणा स्थल में जनसंघ के 3 पुरोधाओं की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का वो अनावरण करेंगे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनके अलावा दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा भी इसमें लगी हुई है। 65 एकड़ के पार्क में इसको बनाया गया है, अंदर म्यूजियम भी है और यहाँ पर माना जा रहा है लाखों के भीड़ जो है आज वहाँ पर मौजूद होगी। तो बड़ा कार्यक्रम बीजेपी करने वाली। इस पर हमने कल भी काफ़ी चर्चा की थी कि मूर्तियाँ लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो विषय आज वो नहीं हम ले रहे। लेकिन ये 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आज थे। थोड़ी देर 2:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, तो वहाँ जो वो बोलेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब आता हूं मैं जो आपसे कह रहा था, तारीफ के साथ शरारत कैसे की जाती है। रॉयटर्स ने एक खबर की, रॉयटर्स ने एक आर्टिकल लिखा। तो पहले बता दूं रॉयटर्स क्यों। रॉयटर्स एजेंसी है, तो रॉयटर्स में कोई खबर आती है तो वो पूरी दुनिया में जाती है। ऐसा नहीं है कि एक अखबार की खबर है, एजेंसी की खबर है तो ये पूरी दुनिया में गई। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले तो जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रॉयटर्स के आर्टिकल में तारीफ की गई है, खूब तारीफ की गई है। लेकिन तारीफ तो पहले भी करते थे, लेकिन तारीफ के बाद कुछ ऐसी बातें इसमें जोड़ दी जाती थी जिससे अपना एजेंडा पूरा होता। इस बार कुछ किया ऐसा ही गया है, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो रॉयटर्स ने पहले तो ये लिखा कि नरेंद्र मोदी भारत में अभी भी, जब उनकी लगभग 11.5 वर्ष हो चुके सरकार को, जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। फिर उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है कि मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी ने नवंबर में कैसे दुनिया के 24 बड़े देशों के लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग अभी निकाली थी और उसमें नरेंद्र मोदी टॉप पर थे 71% के साथ। अभी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 11-12 साल के बाद 71% अप्रूवल रेटिंग किसी नेता की हो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। रॉयटर्स ने इसके बाद यह दावा किया कि नरेंद्र मोदी अपने 15 साल तो शासन के आराम से पूरा करेंगे और वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के टेन्योर से बस थोड़ा ही अब पीछे रह जाएंगे जब उनके 15 साल पूरे हो जाएंगे। नेहरू जी 16 साल 9 महीने 12 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा जी 15 साल 11 महीने 16 दिन प्रधानमंत्री नहीं, मतलब लगभग 16 साल। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल हो गए, 15 साल उन्होंने लिखा है कि आराम से पूरे हो जाएंगे। तो उस रिकॉर्ड के बस थोड़ा ही पीछे मोदी जी उस वक्त होंगे 2029 में। फिर उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की जीत और ताकत का मंत्र क्या है। तो उन्होंने कहा कि मोदी ने 11 साल में भारत की इकोनॉमी को मजबूत किया, उसको सशक्त बनाया, यह पहली उनकी खूबी है जो उनकी ताकत है। और दूसरा, उन्होंने एक हिंदुत्व की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया और उसको वोट में तब्दील किया। यह उनकी दूसरी बड़ी उन्होंने खूबी बताई जिसकी वजह से वो सत्ता में हैं। अब इसके बाद रॉयटर्स ने आगे तारीफ करते हुए लिखा, अच्छा कोई विदेशी एजेंसी ऐसी कोई तारीफ खास करती नहीं तो। फिर आगे उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी बहुत सारे ओवरड्यू रिफॉर्म्स कर रहे हैं, भारत को आर्थिक स्थिरता दे रहे हैं, बिजनेस सेक्टर में उनकी जबरदस्त अपील है। उसमें उन्होंने
टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है, इंसॉल्वेंसी कोड की बात की है, लेबर रिफॉर्म्स की बात की है जो अभी हुए हैं, सारी चर्चाएं इन्होंने कर ली। अब इसके बाद शुरू होता है हिट जॉब, जिसको मैं कह रहा था शरारत, तारीफ के बाद शरारत। वो शरारत क्या है? पहले रॉयटर्स लिखता है कि नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंजर नहीं है इस वक्त भारत की राजनीति में, नरेंद्र मोदी का कोई चैलेंजर नहीं है, लेकिन मोदी के बाद कौन होगा? अब यहां से कवि की कल्पना उड़ान भरती है, धीरे 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 धीरे, और वो कहां तक जाती है इसको आप जरा सोचिएगा। मैंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो पहले तो मुझे लगा कि ये लिखने वाला तो कोई भारतीय था, मुझे लगा कि मतलब ये भारत में रह के ही लिखा है, भारत के लोगों से बात करके लिखा है, भारत के नेताओं के बीच में ये बातचीत करते हैं उसके बाद लिखा है, या कहीं और जाकर के लिख दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बड़ा लेजी जॉब था, बहुत लेजी अटेम्प्ट था। मैं क्यों कह रहा हूं? उसके बाद वो कहते हैं कि 3 सिनारियो बनते हैं मोदी जी के बाद। अरे उससे पहले कि मोदी जी के बाद क्यों का भी उन्होंने एक आर्टिकल वो जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाई 2029 के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में लौट तो सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल लगता है। उसकी वजह उन्होंने कहा कि बिकॉज बीजेपीज मेजॉरिटी हैज फेडेड, 2024 में मेजॉरिटी थोड़ी कम, मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे आ गए, एंड इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इज लाइक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट इज लाइकली टू ग्रो। तो वो 2024 को मान रहे हैं कि 29 में ये ट्रेंड चलेगा। ठीक, फिर वो कहते हैं 3 सिनारियो हैं। पहला सिनारियो ये है कि पार्टी के अंदर से कोई नेता आए आगे। अब इसमें 2 नाम लिए गए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पार्टी के अंदर के 2 ही नाम लिए उन्होंने कि कोई आ सकता है मोदी जी के युग के बाद। नहीं तो आगे उन्होंने कहा कि आगे लिखा है कि हो सकता है भारत में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर आ जाए। अब उसमें उन्होंने एक नाम दिया और वो नाम उन्होंने कहा ये है नरेंद्र मोदी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू। चलिए मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है, चंद्रबाबू नायडू बड़ी स्टेट के नेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ वो लिखते हैं नहीं तो उनके बेटे नारा लोकेश, ये प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा है रॉयटर्स। फिर उन्होंने लिखा वरना कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बन सकती है जिसके मुखिया राहुल गांधी हो सकते हैं या उनकी करिश्माई बहन प्रियंका जी। प्रियंका जी के नाम के आगे खास तौर पर कैरिस्मेटिक शब्द जोड़ा गया है खबर के अंदर, या तो राहुल गांधी या तो कैरिस्मेटिक प्रियंका गांधी। लेकिन उन्होंने ये भी लिख दिया कि जो भी मोदी जी के अलावा प्रधानमंत्री बनेगा उसको इतना जन समर्थन नहीं मिलेगा, वो इतना लोकप्रिय नहीं होगा जितना नरेंद्र मोदी हैं। तो तारीफ के साथ ये थी साहब शरारत। अब उनको ये मोदी जी के बाद के सिनारियों की खबरें कौन दे रहा था मैं नहीं जानता। पार्टी उन्होंने कहा मोदी जी के बाद पार्टी के अंदर से जो है 2 नाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा एक अमित शाह जी, दूसरा नाम उन्होंने लिया देवेंद्र फडणवीस का। ये 2 नाम जो है उभर सकते हैं नरेंद्र मोदी के बाद। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे तो ये शरारत या एक लेजी अटेम्प्ट लगा। आपको क्या लगता है तारीफ के साथ? नहीं, आप थोड़ा उदार हो रहे हैं। लेजी जॉब तो उसको कहते हैं कि आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, कुछ तथ्य छूट गए हों, कंप्यूटर पर अपने बैठ के सब तय कर लिया। ये जो इन्होंने किया है ये मेरे ख्याल से कोई मोहतरमा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जून 2024 में अगर ये लेख लिखती तो उसके कुछ हिस्से ठीक पाए जाते, लेकिन अगर जून 2024 में लिखती तो फिर फडणवीस जी नहीं होते, और जून 2024 में भी लिखती तो योगी आदित्यनाथ का नाम तो उसमें होना चाहिए था। आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत के लिहाज से, यानी भाजपा पूरी ताकत में है सब कुछ, तो अमित शाह दिखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद जब मास लीडर के तौर पर दिखते हैं तो योगी आदित्यनाथ दिखते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, जिसको एक बात बार बार कही जाती है कि अल्टीमेटली मनी मैटर्स, पैसा कहां है, तो फाइनेंशियल कैपिटल का अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो पक्के तौर पर रेस में रहेगा। लेकिन आपको संघ भी खड़ा है क्योंकि वो भी नागपुर से आते हैं और उनके, लेकिन जब इस तरह का एनालिसिस आप करते हैं तो आपको क्यों दूसरे और नाम नहीं जोड़ने चाहिए, ये एक पहली बात। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां खड़े हैं उन्होंने कुछ भी, उस पूरे आर्टिकल को मैंने भी पढ़ा तो मुझे कहीं कोई ऐसा दिखा नहीं जो गड़बड़ हो गया। मतलब ये तो ये बात हो गई कि भाई ठीक है, मोदी जी का 3रा टर्म हो गया तो जाएंगे तो कैसे कर सकते हैं भाई, इतना समय हो गया है, चलो जीत भी गए तो बड़े कम से जीतेंगे। तो फिर वो लेखक या लेखिका जो हैं वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। जून के बाद और अभी दिसंबर 2025 तक इतने डेवलपमेंट हुए कि राहुल गांधी वोट चोर करते करते विदेश चले जाते हैं, डर के मारे, यहां रहेंगे तो कितनी बात करेंगे, तो विदेश चले जाते हैं।
उसमें लगातार महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अभी अभी बिहार, यानी इस तरह के मैंडेट आ रहे हैं और वो सब मोदी के नाम पर आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और वो आदमी विकसित भारत 2047 की बात कर रहा है, तो उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो वो मतलब जिनको पॉजिटिव बता रही हैं, सिर्फ उसी आधार पर कहें तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं, और कई फैक्चुअल मिस्टेक्स। जितनी तारीफ, जितना उन्होंने बताया उसमें एनालिसिस में, नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को ग्रोथ दी, इकोनॉमी को स्टेबल किया, नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का एक कंस्टिट्यूएंसी डेवलप की है जो वोटर में उसको तब्दील कर लिया है। सारी बातें जब वो कर रही है उसके बाद अच्छा जब बता रही कि अच्छा 71% जो है लोकप्रियता भी है, सब कुछ है, फिर ये कह देना कि भाई 2029 में, लेकिन मुश्किल लगता है। आप अपने जितना प्रेमाइस बनाया उसके बाद खुद ही कह रहे हैं कि लेकिन 2029 जो है वो मुश्किल लगता है। सर पूरा आर्टिकल से मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों लिखा है आर्टिकल। मतलब एक ईयर एंडर हो, इसकी भविष्यवाणियों के नाम पे ईयर एंडर के तौर पर हो हाँ। तो ठीक है बात, लेकिन उसमें आपको सब चीजें का चर्चा करनी चाहिए। ओवर रिफॉर्म्स भी किए हैं तो आप बता देते 10 रिफॉर्म्स की भाई ये एक वजह है, इस वजह से 71% अप्रूवल रेटिंग है। और जब किसी नेता की 71% अप्रूवल रेटिंग तीसरे टर्म में हो तो वो अचानक कहाँ से एंटी इनकम्बेंसी पर पहुंच जाएगा, ये एक बड़ा कारण होगा ना। आप ही अपनी बात को कह रहे हैं कि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। फिर जब नाम आप दूसरे लेते हैं चैलेंजर, फिर कहते हैं कि कोई चैलेंजर नहीं है, ये भी कहा कोई इनका कोई चैलेंजर नहीं है, तो फिर नई बात कहाँ से आ गई। जैसे बीजेपी कहती है भाई कोई कुर्सी खाली नहीं है, तो खाली नहीं है। अब यदि आप नाम ले रहे हैं तो फिर आपको पार्टी का रेफरेंस देना चाहिए, कारण देना चाहिए कि भाई ये लोग हैं जिन पर पार्टी में चर्चा हो रही है, देश में चर्चा हो रही है। अमित शाह की ये स्ट्रेंथ है, देवेंद्र फडणवीस की ये स्ट्रेंथ है, योगी आदित्यनाथ की ये स्ट्रेंथ है, या जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है वो भी दे सकते, 4 नाम उस पर दिया जाए। और जो पार्टी 71% के अप्रूवल रेटिंग के लीडर के साथ हो, ओवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, कोई चैलेंजर नहीं हो, उसके बाद अचानक राहुल गांधी आ जाते हैं। अच्छा हाँ, राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी मतलब पिछले 15 साल की परफॉर्मेंस से कांग्रेस भी नहीं सोच रही कि प्रधानमंत्री अभी बनने वाले हैं 2029 में, तो वो है। फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ नारा लोकेश का नाम, तो या तो किसी ने आर्टिकल लिखवाया, ये भी हो सकता है किसने लिखवाया, हाँ, क्योंकि वो एकदम तो सीधे सीधे किसी का नाम पर नहीं आते ना, कहीं तो भूमिका बनानी पड़ती है ना। तो या तो इस तरह, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं किसी मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं ऐसे लिखा हुआ है करिश्माई व्यक्तित्व की स्वामिनी प्रियंका जी, आप कह रहे हैं लिखवाया आर्टिकल? नहीं, मैं कुल मिलाकर कह रहा हूँ कि एक लॉजिकल कहीं पर आप होते हैं कि किस जगह पर पहुंच रहे हैं। प्रियंका जी बन रहे हैं और इसमें मुझे किसी पर भी आपत्ति नहीं है, प्रियंका जी बने, राहुल जी बने, देवेंद्र फडणवीस बने। उसमें आप जब पढ़ेंगे उसको तो एक हो सकता है कि आपको ख्वाहिश भी नजर आए कि भाई ये तो फैक्ट है, इतना वोट मिल रहा है, 71% अप्रूवल रेटिंग है, ये रिफॉर्म हो रहे हैं, ये तो दुनिया देख रही है। मैं कल एक और आर्टिकल देख रहा था कि नरेंद्र मोदी ने इस टर्म में इकोनॉमिक रिफॉर्म को जितना पुश दिया है, इतना तो पिछले 10 साल में नहीं दिया जितना इस टर्म में वो दे रहे हैं। नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि उनको हिच है कि बोला तो था सौरभ जी ने कि मेरे लिए आर्टिकल लिख दो, लेकिन सौरभ जी लग नहीं रहे, फिर भी लिखना है तो कैसे भूमिका बनाते बनाते वहां पहुंचे। हाँ, तो वो ज्यादा वो ख्वाहिश नजर आती है कि भाई इनका 29 में लौटना मुमकिन तो है लेकिन मुश्किल है। देखिए, ये विश्लेषण तो इसे किसी भी पैमाने पर आप नहीं कर सकते हैं कि ये विश्लेषण है, ये उनकी इच्छा है। ये उनकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में सत्ता में न आए। दूसरी इच्छा है कि यदि आ भी जाए तो नरेंद्र मोदी वहां पर प्रधानमंत्री न बने। आ भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अभी से इस बात पर चर्चा न लगे और घमासान, और जिसे कहते हैं ना राजनीति के समीकरण में एक सह और मात अंदर से ही ज़्यादा होता है, तो कैसे एक दूसरे को प्रतिद्वंदी बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी एक ख्वाहिश है। और उससे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाकई 2029 में न बने, किसी भी तरीके से यदि बने तो वहाँ पर एक संवित सरकार बने। संवित सरकार इसलिए है कि ताकि लोगों में, अब इससे क्या होगा, इससे जो है कई बार होता है कि आपके बारे में कह दिया जाए कि आप जो है वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सौरभ जी, आप अगले दिन विजय जी भी यदि बोल देंगे और तीसरा दिन हर्षवर्धन जी भी बोल देंगे तो आपके मन में आना शुरू हो जाएगा को कुछ तो है मेरे व्यक्तित्व में जो मेरे बारे में ऐसी बातें की जा रही है। तो नारा लोकेश के मन में भी उस प्रकार का मन में आना शुरू हो गया है। नारा लोकेश। फिर चंद्रबाबू नायडू को भी संभावना दिख रही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या?
एक जो थर्ड फ्रंट की बातें आज के दिन में जो खत्म हो गई थी, क्या थर्ड फ्रंट को रिवाइव करने की बात की जा सकती है क्या? चौथी बात, फिर उनको लगता है कि देखिए हमने तो इसमें पूरे आर्टिकल लिख दिया लेकिन गांधी परिवार को तो हमने जोड़ा ही नहीं, ये तो महापाप के बराबर है। तो रेउटर लिखे और गांधी परिवार के बारे में नहीं लिखे तो ये महापाप के बराबर हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो युवराज है 55%। तो मुझे नहीं पता था कि ये आर्टिकल जो है योगी जी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा होगा मुझे लगता है, क्योंकि योगी जी का बयान जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मैं आप कल का बयान आपको सुना रहा हूं। तो योगी आदित्यनाथ ने तो कल यूपी की असेंबली में खुल्लम खुल्ला कह दिया, सामने विपक्ष बैठा था। अच्छा, इस आर्टिकल की एक और खास बात है, मतलब रॉयटर्स ने जो अभी तक तो आप चलाते थे ब्रेकिंग न्यूज, ये खबर है ब्रेकिंग न्यूज में। ब्रेकिंग व्यूज में न्यूज भी अगर ब्रेकिंग हो, नहीं देखिए ये कुछ वैसा ही है जैसे पृथ्वीराज चौहान ने जो क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान। तो जिन्होंने जिस प्रकार के 19 तारीख को भारत का प्रधानमंत्री बदल जाएगा, कुछ वैसे ही है। योगी जी ने कल यूपी की असेंबली में कहा कि 2047 तक अभी कोई मौका नहीं है आप लोगों के लिए, ऑपोजिशन को, क्योंकि हमने जो माहौल तैयार किया है, जनता खुश है, चुनाव के नतीजों में साफ दिख रहा है, तो 2047 तक नो वैकेंसी। यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, ये 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से। योगी जी कह रहे हैं 2047 तक तो अभी आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। मतलब मुझे पहले लग रहा था कि कहीं वो असेंबली की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन क्लियर कर दिया वहां पर, क्योंकि 11 साल उन्होंने कहा कि हाँ, तो ये जो है दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं कि 2047 तक नो दिल्ली में बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं वो, दिल्ली में बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2047 में विकसित भारत की बात की है, तो तय है कि 2047 तक का जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर जाएगी। अब 2047 तक वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी 2047 के लिए तो अभी 22 साल हैं। अब 22 साल तो प्रधानमंत्री पीएम नहीं रहेंगे, आज 75 के प्रधानमंत्री हो गए, और मुझे लगता है कि अभी 10 साल तो वैकेंसी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। अभी 10 साल प्रधानमंत्री कहीं नहीं जाएंगे, यहां से 10 साल बिल्कुल। अभी 75 के 85 तक प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, नेतृत्व करेंगे पार्टी का और देश का। और फिलहाल जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात रही है, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी खत्म करके उसे प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है। तो 10 साल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं है। उसके बाद अब कौन नेतृत्व में आता है, पार्टी की स्थिति में जाती है, वो भविष्य की बात होगी। लेकिन इस राइटर्स का जो लेख छपा है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि भाई इसमें नारा लोकेश का नाम आना, मतलब कहीं से भी वो फिट नहीं बैठता कि उसका नाम कैसे आएगा। चंद्रबाबू नायडू तो आज 75 साल के हो गए, 10 साल बाद तो 85 के हो जाएंगे, मोदी जी की उम्र के बराबर है। तो चंद्रबाबू नायडू तो वैसे भी नहीं रहने वाले 85 के समय, और जो अपने राज्य के अंदर कभी मुख्यमंत्री लगातार रहा नहीं हो, बुरी तरीके से चुनाव हारा हो, फिर लौट कर आया हो, प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग किया हो, चुनाव के अंदर प्रचार किया और मोदी के कारण सत्ता में लौटे हो, और वो व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका नाम का चल रहा है। इस समय तो रिलेवेंस यह था कि अगर राइटर्स को लिखना था तो ये लिख सकते थे कि भाई क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी विपक्षी नेता बनेगी, जो चर्चा चल रही है। क्या कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग मान रहा है कि प्रियंका गांधी को नेतृत्व करना चाहिए, तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की अगली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी? वो कांग्रेस के ऊपर फोकस करके लिखते, जिसकी चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी को आगे लाना, और राहुल गांधी या सोनिया गांधी क्या रोक रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएंगे या विपक्ष का नेता बनाएंगे, उस पर अगर आर्टिकल होता तो ज्यादा ठीक था। केंद्र में फिलहाल कोई स्कोप नहीं है। ठीक है सर, 2047 तक बीजेपी रहेगी और अगले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। अब योगी जी की आगे की बात आप सुनिए। योगी जी ने कल बहुत सारे हिसाब बराबर किए असेंबली में। उन्होंने अपना बताते हैं जैसे वो कि भाई जब से हम आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि दंगाइयों का उपचार कैसा होता है, इसके बारे में बरेली के मौलाना से पूछ लो। यानी उस समय हर एक तबके में असुरक्षा का वातावरण था, प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी, और आज रूल ऑफ लॉ,
आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब तो बरेली का मौलाना कौन? तौकीर रजा, जिसके सहयोगियों के घर पर कल भी एक बारात घर पर कल भी बुलडोजर चला, वो आपने तस्वीरें देखी थी। फिर इसका आगे उन्होंने जो बात की, अच्छा ये बात वो पहले भी कह चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे कोई लालच नहीं है, मैं यहाँ कोई नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मठ चला जाऊंगा, मुझे कोई यहाँ इस पद का लालच नहीं है। कल उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भजन करने नहीं आया हूँ। भजन तो मैं कर रहा था जब मठ में था गोरखपुर में, वहां तो भजन कर रहा था, यहां भजन करने के लिए मैं नहीं आया हूं। हेकड़ी निकाल देंगे जो भी हेकड़बाज है उनकी। जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए, और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, यही तो है, और इसी के लिए बैठे हैं। भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। भजन करने थोड़े हैं, भजन करने का पहले बहुत समय था मेरे पास। संत जब सत्ता में आता है तो यही इसीलिए आता है। वो संत ठीक जब है, सत्ता में आता है तो भजन करने नहीं आता है। तो भाई संत जब सत्ता में आएगा तो इसलिए आएगा ना। कृष्ण जब आए तो युद्ध में आए तो इसलिए आए क्योंकि उनको फिर दुष्टों का संहार करना था। तो वही योगी जी कर रहे हैं। योगी जी सड़क साफ साफ कह देते हैं, लेकिन देखिए क्लैरिटी ऑफ थॉट है। मैं एक चीज पर आप उनको दाद देनी पड़ेगी। जो कहना है वो कहते हैं। वो कोई फिर वो जिसे हम कहते हैं ना कि वो रैपिंग ज्यादा नहीं है। गिफ्ट जो देना है ना उसकी बहुत ज्यादा लंबे चारा घेरेबंदी नहीं है। वो साफ साफ है कि भैया हमको ये करना है, हम ठोकने के लिए आए हैं, हम ठोकेंगे। अब ये जो आप जिहाद करेंगे हम पीटेंगे। ये जो हेकड़ी वाली बात उन्होंने कही थी, एक खबर आज अखबार में थी, इंटरेस्टिंग खबर है, आप सुनिएगा। अच्छा, इस बात से उनकी जुड़ती है कि हेकड़ी निकालना हमको आता है। रामपुर में वो जौहर यूनिवर्सिटी, अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो बनी हुई थी, वो बनवाई थी आजम खान जी ने। अभी वो दोबारा जेल गए, कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, तो वहां उससे जुड़ी एक खबर थी। इसके वाइस चांसलर आजम खान था। वहां बहुत अनियमितताएं पाई गई तरह तरह की। उसमें कई केसेस तो इसी एक यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आजम खान के ऊपर हैं, जिसमें उन पर मुकदमे चल रहे हैं। अब खबर क्या थी आज ये जो योगी सरकार ने कार्रवाई की, त्रिपाठी जी, बिल्कुल वो पीछे आपको यूनिवर्सिटी के वो दिख भी रहे होंगे गुंबद, बिल्कुल उससे सटा हुआ एक सरकारी गेस्ट हाउस बना दिया गया साल 2014 से 2016 में। इसमें अखिलेश जी की सरकार थी, बहुत पावरफुल थे आजम खान। एक सरकारी गेस्ट हाउस वहां पर बनाया गया 12,000 वर्ग मीटर में। बड़े इसके अंदर 2 पार्क थे, मीटिंग हॉल थे, वीआईपी रूम्स थे, 5 जिम था, सब कुछ था। तो अब वहां पर आए नए जिलाधिकारी, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये शहर से 10 किलोमीटर दूर सरकारी गेस्ट हाउस का क्या काम? और सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस शहर के बीच में होता है कि कोई वीआईपी आता है शहर में तो वहां वो ठहरेगा, इसलिए बनाए जाते हैं गेस्ट हाउस। ये उन्होंने कहा शहर से 10 किलोमीटर बाहर जाके गेस्ट हाउस क्यों बनाया गया? तो वो गए निरीक्षण करने के लिए, तो देखा हो ये तो यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया था सरकारी गेस्ट हाउस, और सरकारी गेस्ट हाउस के अंदर से ही गेट बना करके रास्ता दे दिया गया था यूनिवर्सिटी के लिए। मतलब बेसिकली ये बनाया सामने अपने लिए बनाया होगा, सरकारी खर्चे, मतलब सरकारी खर्चे पे एक गेस्ट हाउस बना दिया जिसमें यूनिवर्सिटी में आने के लिए लोग यहां पे रुके, और उसके लिए रास्ता भी दे दिया गया। तो वो गेट तोड़े गए हैं और वहां बाउंड्री वॉल करा दी गई है। ये भी काम कल ही हुआ है। नहीं देखिए सौरभ जी, कई बार जब इस तरह की चर्चा होती है और हर कोई कहता है कि अरे ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, योगी जी को कुछ नहीं सूझता है, तो आजम खान चूंकि मुसलमान भी हैं, सपा के नेता रहे, तो उनको बंद कर दे रहे हैं, इस तरह से कोई करता है। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि इतना भी कोई मतलब क्षमता होनी चाहिए ना कि आपके ऊपर 80-90 मुकदमे हो जाएं। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर मुकदमा आप करना चाहें तो क्या करें? एक आध दो कुछ निकलेगा, अच्छा चलो इसमें फंसा दो, उसमें फंसा दो, कुछ इनकम टैक्स कर दो, कुछ फलान टैक्स, यही सब फंसा पाएंगे ना। लेकिन इनके ऊपर जिस तरह के मामले हैं उसका ये एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहें कि अगर कि इनके सारे इस तरह के कारनामों की प्रतिमा बनानी हो, आप जरा सोचिए, सरकारी गेस्ट हाउस इसलिए बन रहा है कि इनकी यूनिवर्सिटी अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक बढ़िया सा गेस्ट हाउस बन जाए।
अब ये एक तरीका होता है, जो आदमी सरकार को ऐसे मूव कर ले रहा हो और सरकारी फंड को, सोचिए जरा कि रामपुर में और जहां जहां उनका प्रभाव रहा, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उन्होंने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों का हक मारा होगा, सरकारी खजाने को कितनी चोट पहुंचाई होगी। और आज वो बड़े अच्छे अंदाज में वो आकर थोड़ा चाशनी में डुबोकर बोलते भी हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे तो बड़ी जाति हो रही। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद तो लगता है कि जाति तो सरकारों पर कर रहे थे, इतने ताकतवर थे कि सरकारों पर जाति कर रहे थे। और यूपी में और क्या हो रहा है आपको इसकी खबर मैं दूंगा। एक लेकिन मतलब ये जो योगी जी की बाइट लगाई आपने, वो इसको पहले लगानी थी या इसके बाद लगानी थी? कि 47 में वो नहीं वैकेंसी नहीं, हेकड़ी निकाल देंगे। मैंने तो जोड़ के ही बोला कि भाई उस उनकी बात से जुड़ती ही बात है। उन्होंने अब एक और हेकड़ी की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी शपथ ली है कि हम हेकड़ी सर, निकालेंगे यदि आपने सर